हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। तो जैसा कि आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर सीटेट एग्ज़ाम के। तो आज ही यह पेपर है 21 दिसंबर 2021 के प्राइमरी लेवल का क्वेश्चंस पेपर है। तो इसमें हम लोग सीटीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम देने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है प्रीवियस ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन सीडीपी के सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विकास है, ऑप्शन है एक आयामी, दूसरा है एक दिशी, तीसरा है में बदलाव किया जा सकता है और चौथा करा है आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, विकास कभी एक आयामी नहीं होता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और एक दिशीय, तो एक दिशीय कभी नहीं होता है, यह बहुदिशीय होता है, तो इसलिए दूसरा भी ऑप्शन गलत है। और तीसरा में बदलाव किया जा सकता है, तो जी हाँ, विकास में बदलाव किया जा सकता है। आपको पता होगा कि विकास एक परिवर्तनशील है, मतलब विकास हमेशा चलता रहता है, तो इसलिए इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में बदलाव किया जा सकता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता या शिक्षा में रुचि। कि आंखों का रंग जो है वह आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित रहता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंखों का रंग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ऑप्शन है परिपक्वता, दूसरा है निष्क्रिय सामाजिकरण, तीसरा है प्राथमिक सामाजिकरण और चौथा है द्वितीयक सामाजिकरण। तो आप लोगों को पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो द्वितीयक सामाजिकरण में स्कूली शिक्षा आती है, जबकि प्राथमिक सामाजिकरण में परिवार ये सभी आते हैं। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आज्ञापालक और दंड अभिविन्यास, सेकंड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, थर्ड है कानून और आदेश पालन अभिविन्यास और फोर्थ है सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। तो देखिए, कोहलबर्ग के ने जो लेवल बताए थे वो 3 लेवल थे। ओके, जिसमें प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल था। तो जिसमें से आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास जो है ये फर्स्ट लेवल में आएंगे। ओके, और जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की है यह पारंपरिक नैतिकता में आते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? ओके, तो क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। तो देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा वह होता है कि जो हम लोगों का माइंड पहले से स्टोर किया रहता है, मतलब माइंड में आप लोग क्या चीज़ कितनी बातें किसकी क्या बातें कही गई हैं, वो सभी जो भी स्टोर रहते हैं आपके दिमाग में, उसी को स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समायोजन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, सेकंड है स्कीमा, थर्ड है अग्रिम संगठन और फोर्थ करा है संवेदी मुद्रक। ओके, तो ऑप्शंस आप लोग देख लिए हैं। तो जीन पियाजे की अगर बात आती है तो उसमें जो भी स्कीमा की बात कही गई है तो वो जीन पियाजे कहते हैं, इसलिए आप लोगों का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सेकंड है लेव वागोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, थर्ड है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और फोर्थ करा बीएफ स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, सेकंड है रटना, थर्ड है इशारे एवं संकेत और फोर्थ है सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा सेकंड रटना। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, सेकंड है सामूहिक सहयोगिता, थर्ड है वेधन व दोहराव, फोर्थ है प्रयोगात्मक। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वेधन व दोहराव। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन है चार्ल्स स्पीयरमैन, सेकंड है अल्फ्रेड बिनेट, थर्ड है थियोडोर साइमन और फोर्थ है हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हार्वर्ड गार्डनर। यहाँ जहाँ पे भी बुद्धि की बात आती है तो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ओके, तो आप लोगों को 8 प्रकार की बुद्धि याद ही होगी। अगर नहीं याद है तो हम एक वीडियो अपने चैनल पे डाले हैं, शॉर्ट्स में ही है, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि जो 8 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने बताया शॉर्ट्स में, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? संरचनावादी है तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। संकल्पनात्मक मूल्यांकन, सेकंड है संरचनात्मक मूल्यांकन, थर्ड है एक आयामी मूल्यांकन और फोर्थ है मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, संरचनात्मक मूल्यांकन। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद है। ऑप्शन है बच्चों के आत्म केंद्रीयता का द्योतक है, सेकंड है बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, थर्ड है जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, फोर्थ है यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़े एवं कारों से जोड़ा जाता है, यह किस को दर्शाता है? ऑप्शन है जेंडर निरंतरता, सेकंड है जेंडर सशक्तिकरण, थर्ड है जेंडर विविधता और फोर्थ है जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जेंडर रूढ़िवादिता, मतलब स्टीरियोटाइप आया है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कथन ए, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है कथन ए, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करें। कारक आर कह रहा है कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करें, जबकि आर जो कारण है वो गलत है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं,
सेकंड है छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है। थर्ड है अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं। और फोर्थ है अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं। इन जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? फर्स्ट है अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। सेकंड है कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके। थर्ड है संस्था में समानता के मूल संस्कृति पर बल देकर। फोर्थ है छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, जबकि फोर्थ जो है यहाँ पर गलत है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित बालक है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करके ने क्वेश्चन है रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित बालक है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? ऑप्शन है विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर। सेकंड है मुद्रित पुस्तक के उपलब्ध कराकर। थर्ड है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। और फोर्थ है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके। तो देखिए वह पहले से ही दृष्टिबाधित थे तो इसलिए वो उसे दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर तो यह नहीं किया जा सकता है। मुद्रित पुस्तक उपलब्ध करा के ये भी कोई फायदा नहीं है। और छोटी मुद्रा वाले कार्यशीट प्रदान करके क्या फायदा है? दृष्टिबाधित बालकों के लिए सबसे अगर उचित बात किया जाए तो त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे संसाधनों का प्रावधान करके। नेक्स्ट है रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? ऑप्शन है मानसिक क्षति। सेकंड है कम परिज्ञानता बोधगम्यता। थर्ड है अभिसारी सोच और फोर्थ है अपसारी सोच। ओके तो चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, अपसारी सोच। तो देखिए अपसारी और अभिसारी में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अपसारी मतलब कि ऊपर उठ रहा है तो मतलब ऊपर उठेगा तो इधर उधर जाएगा, तो इसलिए समझ जाइएगा कि अपसारी से क्या होगा? सृजनात्मकता से, क्रिएटिविटी से है। ओके तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षर में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? तो ऑप्शन है पठन वैकल्प। सेकंड है स्वालीनता क्रम विकार। थर्ड है शैक्षिक असहायता। फोर्थ है लेखन वैकल्प्य। फोर्थ है लेखन वैकल्य। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पठन वैकल्य। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? फर्स्ट है व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण। सेकंड है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति। थर्ड है सहयोगात्मक अधिगम और फोर्थ करा है मानकीकृत निर्देश। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके और सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? ऑप्शन है निष्क्रिय प्राणी के रूप में। सेकंड है छोटे वयस्कों के रूप में। थर्ड है दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है। और फोर्थ है अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता। लिए हुए। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है कि बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से आप लोगों को सही बताना है।
ऑप्शन कह रहा है बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कहना बिल्कुल गलत है। अगला है बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना। तो हाँ, सही कह रहा है कि बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। ऑप्शन है वेधन तथा अभ्यास द्वारा, सेकंड है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, थर्ड है विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, और फोर्थ है अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। देखिए आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में यह ध्यान रखना है कि अगर पुरस्कार की बात आती है तो वो हमेशा निगेटिव पॉइंट में रहता है, तो इसलिए आप लोगों को यह आंसर नहीं सेलेक्ट करना है। अगर हाँ जीवन से संबंधित अगर कोई भी चीज़ बताया जा रहा है तो वो आंसर बिल्कुल सही रह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन है अधिगम का स्थानांतरण और अंतःविषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, सेकंड है ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, थर्ड है अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, फोर्थ है छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अधिगम के स्थानांतरण और अंतःविषयात्मक, अधिगम के स्थानांतरण और अंतःविषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है यह जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, सेकंड है धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, थर्ड है 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। ऑप्शन देखिए आप कह रहा है अल्प अवधि स्मृति, सेकंड है दीर्घ अवधि स्मृति, थर्ड है संवेदिक और फोर्थ है कार्यकारी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दीर्घ अवधि स्मृति। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। ऑप्शन है यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है, सेकंड है शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, थर्ड है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है, फोर्थ है यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह कक्षा में छात्रों का ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। तो मैंने एक वीडियो कल का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं ये बताई हूँ कि कौन सा पॉजिटिव आंसर होता है कौन सा निगेटिव आंसर, तो उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। ऑप्शन है फर्स्ट आंतरिक अभिप्रेरण, सेकंड है गुण विषयक अभिप्रेरणा, थर्ड है बाह्य अभिप्रेरणा और फोर्थ है स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, आंतरिक अभिप्रेरणा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं या अपेक्षाओं। ऑप्शन है उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सह संबंध नहीं है। अगला है विद्यार्थियों के अधिगम और उनके स्वयं की क्षमता पर किस प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। फोर्थ है बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, सेकंड है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित और
उन्हें निष्क्रिय रखकर तो गलत है। बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीचों बीच में भय की अवस्था में रखकर तो यहाँ पे भय भी गलत है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित कर कर, देखिए यहाँ पे तुलना की बात कही गई है, तो इसलिए यहाँ पे भी ये आंसर गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? फर्स्ट है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। सेकंड है विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। थर्ड है रटंत अधिगम को महत्व देना। और फोर्थ करा है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। मतलब विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि और विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो इस प्रकार से हम लोगों का सीडीपी का पूरे 30 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो गए हैं, जो 21 दिसंबर 2021 को पूछे गए थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।